हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 15 फरवरी 2020 को आपका साइंस का पेपर होने वाला है। क्लास 9 की यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखते हैं, एक रिवाइज करते हैं आप लोगों के साथ में कि किस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पिछले कई सालों से कंटिन्यूस आ रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस। कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को सेल्सियस में या सेल्सियस को टेम्परेचर में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा 2-3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं, आप बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे कि 300 केल्विन को हमें क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 300 में से 273 को माइनस कर देंगे, 23 आ जाएगा। इसी तरह से 573 में से, ऐसा सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना है कि जब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो -273 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की आपको फिजिकल स्टेट बतानी है, हिंदी में भी आप समझ लीजिए, इसको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि फिजिकल की भौतिक स्थिति, पानी की भौतिक स्थिति क्या है। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, जब वो 250 डिग्री सेल्सियस पे हो तो 250 डिग्री पे देखो बॉइलिंग, वो जो भाप कितने पे बन जाता है, 100 डिग्री पर क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। तो 100 डिग्री पे वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन 100 से ऊपर वो क्या होगा, सिर्फ गैस की फॉर्म में होगा। और अगर आपसे जीरो पूछा जाए कि जीरो पर क्या होगा, तो जीरो पर भी वो लिक्विड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ठोस अवस्था में भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गुप्त ऊष्मा के बारे में आपको बताना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड टू एटमॉस्फेयर प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन, गुप्त ऊष्मा की जो डेफिनेशन आपकी बुक में अच्छे से दी गई है वहां से कर सकते हैं। डिफाइड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ द गैसेस स्टेज टू डायरेक्ट सॉलिड। ऊर्ध्वापातन, हिंदी में इसे कहते हैं कि ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, गैस से सीधा क्या हो रहा है, गैस से सीधा किस में बदल रहा है। आप इस तरह से भी लिख देंगे कि गैस से सीधा ठोस में बदल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो ड्राई आइस, इसी तरह से शुष्क बर्फ, इस हिंदी में कहेंगे शुष्क बर्फ क्या है, तो आपको लिखना है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ऑब्टेन द कूलिंग एंड द अप्लाइंग प्रेशर ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड, इट डज नॉट मेल्ट टू द कोल्ड ड्राई आइस। तो आपको इतना लिख देना, अगर आप इतना लिख देते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क जो आइस है वो कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपके सामने यहाँ पे कर रही हूँ। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड हैव फिक्स शेप बट लिक्विड एंड गैस हैव डू नॉट फिक्स शेप। क्या कह रहे हैं कि क्यों जो सॉलिड उनकी फिक्स शेप होती है, जो शेप है या आकार उनका निश्चित होता है, जबकि गैसेस और जो लिक्विड है उनका आकार निश्चित नहीं होता। सॉलिड हैड फिक्स शेप ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर स्पेस। उनके जो अंतरकोशिकीय के अवकाश है उनके बीच में फोर्स जो है वो बहुत क्या होता है, जो इंटरसेलुलर या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, जो एक दूसरे का आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा होता है सॉलिड के अंदर, जिसकी वजह से जो कण है वो एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, बांध कर रखते हैं, उसकी शेप क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है। Solid have fixed shape to the strong intermolecular force to attraction between them. The liquid and gas have molecular less. उनके बीच में जो molecular force होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से वो easily एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो सेम ऐसे liquid and gas can be compressed but difficult to compress solid। अब देखो जब दो जो कण है वो एक दूसरे से इतने पास और एक दूसरे को इतना बांधे हुए हैं, तो उसको कंप्रेस करके हम और नजदीक नहीं ला सकते हैं। लेकिन लिक्विड और जो गैस है उनके अंदर इस तरह से दूर दूर होता है, जब हम इसको यहाँ से दबाते हैं तो ये एक दूसरे के पास में आ जाता है, इसलिए इसको कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि जो सॉलिड है उसको कंप्रेस करना आसान नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, अ बलून व्हेन केप्ट इन सन ब्रस्ट आफ्टर सम टाइम। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बलून को जब धूप में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद ब्रस्ट क्यों हो जाता है। द बलून हैज एयर फिल्ड इन। द बलून व्हेन केप्ट द सन गेट हीटेड एंड एयर इनसाइड ऑल्सो गेट हीटेड। जब एक गुब्बारे को हम क्या रखते हैं, सन के सामने रखते हैं, तो उसकी हीट लगती है, हीट लगने से जो हीट कहाँ जाती है, उसके अंदर जो गैस भरी है, द मोलिक्यूल ऑफ एयर गेट एनर्जी। जो उसके अंदर की हवा है उसको एनर्जी मिल जाती है और वो क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेट होने लग जाते हैं और इधर उधर फैल जाता है, जिसकी वजह से जो गुब्बारा है वो फूट जाता है। नेक्स्ट देखिए, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन फिर आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन, द कूलिंग ऑफ गैस वेपर व्हेन इट कम टू द कॉन्टैक्ट इन द लो टेम्परेचर। जब क्या है, जो वाटर है या
कूलिंग की वजह से जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस का वेपर में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। सॉलिड सब्सटेंस का सीधा ही किसमें, गैस में कन्वर्ट होना विदाउट किसके, लिक्विड स्टेट के, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। देखो क्या कहा गया है, द कन्वर्जेशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट इनटू द वेपर इनटू अनटेनिंग द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट को छोड़ते हुए ठोस से सीधा गैस, गैस से सीधा ठोस बन जाना क्या कहलाता है, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि यूनिफॉर्म मिक्सचर्स होता है, जबकि इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन क्या है, सेम नहीं होती। जैसे शुगर और वाटर है तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया, लेकिन शुगर और सैंड जब लेंगे तो क्या होगा, दोनों ही अलग अलग होगा। नो बाउंड्री, जब मिक्स करते हैं तो कुछ भी अलग नहीं रहता है, मिक्स करने पर भी दोनों अलग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिक्सचर और कंपाउंड को अच्छे से याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, और मिक्सचर और कंपाउंड को आप याद करना है। उसके अलावा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में देखो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि जो केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। रिवर्सेबल होता है, मतलब एक से दूसरा बना और दूसरे से पहला वापस बन जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, इरिवर्सेबल होता है। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा, कोलाइड सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टिंडल सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर, टिंडल इफेक्ट आएगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज हेटेरोजेनस सॉल्यूशन व्हिच अपीयर टू होमोजेनस particles such as small varies who cannot be seen naked eye, it is stable and milk and blood। उसके बाद प्रॉपर्टी, आपको कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी करनी है। उसके बाद में अगर हम देखें तो एटम और आयंस में क्या करने हैं, डिफरेंस करना है आपको। एटम में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, जबकि आयन या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। एटम इज रिएक्टिव और आयरन इज क्या है, स्टेबल है। उसके बाद कोई इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि NaCl और CaCl2 का आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो Na का नंबर कितना है 23, Cl का कितना है 35.5 एंड Ca का कितना है 40। तो आप इस तरह से NaCl का निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 58.5 U आ जाएगा। और इसके बाद CaCl2 का भी इस तरह से आपको ये जो नंबर्स है यहाँ पे याद होने चाहिए, इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसा आएगा, केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। तो आइए कुछ केमिकल फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो एल्यूमिनियम Al3+ और CO3-2, तो ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट का याद कर दीजिएगा। कैल्शियम सल्फाइड तो CaS कैल्शियम सल्फाइड हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट ZnCO3। कॉपर फॉस्फेट Cu3PO4 2। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट तो MgHCO3 2 और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, आपको एक्सप्लेन करना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप और आइसोबार में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है, तो ये रहा एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर हो गया। देखो इसके अलावा शेल्स आपसे पूछी जा सकती है, आइसोटोप और आइसोबार। अब देखिए नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है, क्वेश्चन नंबर 12 जैसे यहाँ दिया गया है, आपको एक दिया गया है Z3 है, व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट। देखो क्या कहा गया कि Z कुछ 3 एक अब नंबर है, आपको बताना है कि इसकी वैलेंसी क्या होगी और इसका नेम क्या होगा इस एलिमेंट का। तो Z हमें पता है कि एटॉमिक नंबर Z दिया गया है, तो उसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हम देखें तो सबसे अंदर शेल में कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद टोटल 3 है, तो उसके बाद बाहर वाली शेल में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये टोटल 3 हो गया। तो बाहर जिसकी एक वैलेंसी है वो क्या हो सकता है, लिथियम हो सकता है। थोड़ा सा आपको 20 तक जो ये एलिमेंट्स है ये याद करने होंगे, तो 1 वैलेंसी किसकी है, लिथियम की है, तो ये क्या होगा, लिथियम। नेक्स्ट देखो इस तरह से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस जरूर आएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, जो प्रोकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। उसके बाद में देखो क्या है, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, जबकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड जो वो है प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला ध्यान रखिएगा। प्रोकैरियोट मतलब बहुत पुरानी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता था, यहाँ पे न्यूक्लियस अच्छे से प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीज दैट कंटेन टू देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, मतलब ऐसी कोई सेल जिसके खुद के पास उसका जेनेटिक मटेरियल। जनरली हम पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, तो क्या कोई ऐसी सेल है ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, तो 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल को पढ़ लीजिएगा। न्यूरॉन का जो डायग्राम है मैं यहाँ पर करना भूल गई हूँ, बट न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आता है, तो उसे आप जरूर से कर लीजिएगा। उसके बाद ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर
तीन टाइप का दिया गया, आइसोटोप, हाइपरटोनिक और हाइपोटोप्स, उसको आप देख लीजिएगा कि किस में डालने से स्वेल करती है, जो मैंने सैंपल पेपर में भी आपको अच्छे से बताया हुआ है। उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम से, जाइलम से देखो जल बना, फ्लोएम से क्या बना, फूड बना, है ना, फ्लोएम से फूड बना। तो जो जल को लेके जाता है वो जाइलम हो जाता है, जो फूड को लेके जाता है वो फ्लोएम हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा, इजी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। लिगामेंट एंड टेंडम 100% मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार सिर्फ 9th में नहीं 11th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिगामेंट एंड टेंडम में क्या डिफरेंस है या क्या यूज है। तो देखो सबसे पहले लिगामेंट हेल्प कनेक्टिंग बोन टू बोन, लिगामेंट एल, देखो ये क्या बना एल, ये भी बोन हो गई, ये भी बोन हो गई, बोन टू बोन को कौन मैच करता है, लिगामेंट करता है, जबकि टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल्स को, मसल्स को किसके साथ अटैच करता है, बोन के साथ में, ठीक है। मसल टू बोन, बोन टू मसल कौन करता है, टेंडन करता है, और लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, ये याद रखिएगा। फ्लेक्सिबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये याद कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेटेड मसल्स और अनस्टेटेड मसल्स, ये भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बोन एंड ब्लड में क्या डिफरेंस है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा प्लांट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो मेजर टिश्यू देखो क्या है, इसकी सेल लिविंग होती है, कोलेनकाइमा की भी लिविंग होती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा की सेल क्या होती है, डेड होती है। ये कैसी होती है, इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, इनके अंदर लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, स्टेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स, ये भी कई बार पूछा जाता है, डिफरेंस देख लीजिएगा। इसके अलावा पूछ सकते हैं कई बार कि मेरिस्मेटिक टिश्यू ड्रॉ एंड शो डायग्राम दिखाना है आपको। तीन टाइप की मेरिस्मेटिक होती है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। तो यहाँ पे जो टिप पर होता है उसको हम एपिकल कहते हैं, जो यहाँ पर होता है उसे हम इंटरकैलरी कहते हैं, और जो बीच में होता है उसको हम लेटरल कहते हैं। तो तीन टाइप का मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, जो टिप पर होता है उसको एपिकल मेरिस्मेटिक कहते हैं, जो यहाँ साइड में होता है उसको हम लेटरल कहते हैं, और जो बीच में होता है उसको इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक हम कहते हैं। देखो यहाँ नर्वस सिस्टम का फंक्शन, लोकेटेड नर्वस टिश्यूज के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें क्या पूछा जाएगा आपसे, न्यूमेरिकल जिसे कहा जाता है। उसके बाद न्यूटन के लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और दो एग्जांपल सभी के बिल्कुल मत भूलना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है, और उसके इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ध्यान से देखो क्या क्या पूछा जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तो उनमें से कोई एक लॉ तो आना ही आना है, उसके दो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो अपनी बुक लेना, उसके अंदर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिए उनको करना। इसके अलावा इनर्शिया और मोमेंटम भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इनमें से तो पक्का ही एक पूछा जाता है। देखो फर्स्ट एक बार समझा भी देती हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जब भी कोई वस्तु रेस्ट पर है, रुकी हुई है, तो वो या कोई यूनिफॉर्म गति से चल रही है, मैंने एक स्पीड से चल रही है, तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कि आप बैठे हो तो आप तब तक बैठे रहोगे जब तक कि आपको कोई एक वस्तु है, आपने एक कॉपी कहीं रख दी तो वो तब तक वहीं रहेगी जब तक उसको उठाया नहीं जाएगा, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, एक पेन रखा गया उसको, वो तब तक नहीं लेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। न्यूटन second law, the rate of change of momentum and object proportional to the applied unbalanced force to the direction of the force. And third क्या कहता है, every action has a equal and opposite reaction. कोई भी फोर्स है, कोई भी एक्शन है, उसका अपोजिट और इक्वल क्या होगा, उसके ऊपर जो रिएक्शन होगा, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। ये जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इनको मिस मत कीजिएगा। उसके बाद फोर्स और न्यूटन ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ लीजिएगा क्या होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन रह गया था इसलिए मैंने दोबारा यहाँ से लिया है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, जरूर आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो टिंडल इफेक्ट क्या हो जाएगा, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना कोलाइडी सॉल्यूशन में, कोलाइडी पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडी पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसके बाद में इल्यूमिनेशन आता है, व्हेन बोथ डिस्पर्सल फेज डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड इज कॉल्ड टू द इल्यूशंस। इसके बाद एरोसिल का भी आता है, व्हेन द सॉलिड एंड लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन गैस इट कॉल्ड एरोसिल। ये तीनों ही देखो यहाँ से आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, ये तीनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, दीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लार्ज क्वांटिटी। मैक्रो मतलब कि ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत होती है, जबकि माइक्रो जिनकी बहुत ही कम क्वांटिटी होती है। एक दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ पे बोरॉन, जिंक, आयरन, जो भी आपको याद हो, ठीक है।
उसके बाद में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस, बहुत ही आसान लेकिन कई बार पूछा जाता है। तो देखो क्या है, मैन्योर के लिए क्या कहा गया कि ऑर्गेनिक मैटर होता है जबकि इनऑर्गेनिक होता है, केमिकल्स होते हैं इसके अंदर फर्टिलाइजर में, जबकि जो मैन्योर है उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता है। इसके अलावा ये एनिमल्स से बनाया जाता है मैन्योर, वो कहाँ फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। मैन्योर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, जबकि जो फर्टिलाइजर है उससे सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ये क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इससे मैच करते क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाले, तो जरूर एक रिवाइज लेके जाइएगा और अच्छे से इसको करिएगा। थैंक यू गाइज।